अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से सब सेट है बच्चों? स्टार्ट करें। F8 पोस्ट रिजल्ट बैच फर्स्ट क्लास। मुझे सबसे पहले ये बता दें, सबसे पहले मैं आपका व्यू सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि यार कहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे एरर हुआ है, और फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है यार कि कहाँ कहाँ आपको दुश्वारियाँ आ रही हैं, कहाँ पे मसला आ रहा है, पेपर से पहले पेपर के बाद किन एरियाज में मसला आ रहा है? ऑडिट प्रोसीजर्स से ड्राफ्टिंग में इशू आ रहा है, रिपोर्टिंग के सवाल पिक नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल्स में थोड़ा सा मसला आ रहा है, और इसके अलावा मेरे बच्चों नॉर्मली जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 40 से 45 46 के दरमियान आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी पेपर पास हो जाएगा, लेकिन पेपर पास नहीं हो पाया। एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि सर रीजंस पता नहीं लग रही हैं। तो कोई अगर बच्चा कह रहा है सर मैं ऑडिट पुसी की वजह से फेल हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो किसी और रीज़न की वजह से भी फेल हो सकता है। सेलेक्टिव स्टडीज़। अच्छा, मैं आज के सेशन में आपके साथ क्या करूँगा, अगर आज के सेशन में आप मुझे 1 से सवा घंटा या मैक्सिमम 1.5 आवर आप दे देंगे मुझे, तो मैं लास्ट अटैम्प्ट का जो हमारे पास मार्च 25 की अटैम्प्ट का पेपर है, उस मार्च 25 की अटैम्प्ट के पेपर को आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि आपको पता चले कहाँ पे गलतियाँ हुई है। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने एनालाइज करी इस अटैम्प्ट में, और नॉर्मली हर अटैम्प्ट में, वो अप्रोच के ऊपर डिस्कस करी है। सही है? तो अप्रोच, तो ये जो वही क्रैम भी किया हुआ था, तो क्रैमिंग भी की हुई थी। चलें इसको भी, अब इसको थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। सही है? तो ये जो अप्रोच हमारी थी वो किस तरीके से पेपर जो था हमारे पास मार्च 25 की अटैम्प्ट का, उस पेपर की अगर आप कहेंगे मुझसे कि सर आप ओवरऑल इसकी मुझे वेटेज दें, या आप मुझे ये कहें कि सर अगर ये ओपन बुक पॉलिसी होती और मैं किताब लेके जा सकता, तो क्या तब ये मेरा पेपर पास हो जाता? आंसर था तब भी आपका ये पेपर शायद पास नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो पेपर आया है पहले उसको एनालाइज करें, तो हम थोड़ा सा ये असेस कर लें कि हमारे पास किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्या स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहली चीज़, अगर आप ये सेशन तमीज़ से अटेंड कर लेंगे, जो बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसको अगर आप सुकून से सुन लेंगे, लाजमी पेपर पास हो जाएगा। सही, लाजमी पेपर पास हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो कि न्यू है उनको मैं एक थोड़ी सी चीज़ ये थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास जो कैफ 8 का पोर्टल है हमारे पास, उस पोर्टल के अंदर हमारे पास स्मार्ट क्लासेस भी हैं और फिजिकल रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस स्मार्ट क्लासेस होती हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम टाइम में आपकी 100% कवरेज अलॉन्ग विद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स कवर करवा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास एक पूरा, और इसमें कुछ हमारे पास क्विक रिवीजन वगैरह भी है, और अच्छे खासे हमारे पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो ये पोर्टल से रिलेटेड। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किताब से रिलेटेड है कि हमारे पास जो किताब है ऑडिट की, वो किताब नॉर्मली हमारे पास 2 वॉल्यूम में है। एक वन ड्राइव का लिंक आपके पास होगा जिसके अंदर आपके पास सारी किताबें मौजूद होंगी। सही है? तो ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है, और जिस वॉल्यूम, अच्छा, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 2 में और स्मार्ट समरीज में क्या फ़र्क है? वॉल्यूम 1 आपके पास डिटेल नोट्स होंगे, तो हर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स वहाँ पे, जो स्टेट टेक्स्ट को भी कवर कर रहे होते हैं, आइजो को भी कवर कर रहे होते हैं। मतलब इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। सही है? इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी वॉल्यूम 1 में आपके पास कवर्ड होंगी। वॉल्यूम 2 जो हमारे पास होगा, उस वॉल्यूम 2 के अंदर हमारे पास हर आइजा की एक अच्छी सी समरी होगी। सही, एक स्मार्ट हैंडआउट होगा, और स्मार्ट हैंडआउट के बाद उस आइजा के ऊपर जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसके सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएंगे। जब आप नेक्स्ट आइजा पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट आइजा की एक अच्छी सी आपको समरी मिल जाएगी, स्मार्ट हैंडआउट मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम 2 है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी आइजा समरीज को अलग से रेफर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी आइजा समरीज भी अलग से आप लोगों के लिए स्मार्ट हैंडआउट की जो समरीज है वो भी आप लोगों के लिए अलग से प्रोवाइड कर दी गई। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? तो किताब और पोर्टल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो यार तो अभी पूछ लो, ताकि वो फिर बीच में वो बाकी सारे सवाल कर रहे होते हैं ना, तो वो सारा रिदम आउट हो जाता है। क्लियर है? बुक पीडीएफ में भी मिलेगी, हार्ड में भी मिलेगी। मेरी सजेशन ये होती है कि वॉल्यूम 1 में आप डिटेल नोट्स पढ़ें, और पेपर से पहले चूंकि आप सारा का सारा 1-2 दिन पहले पूरे की 400-500 पेज आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे, तो वहां आपको स्मार्ट हैंडआउट बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनें, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मेरी बात सुन लें। ये हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट का एक पेपर है। अगर आप मुझे प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा दे देंगे तो ये पूरा पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, आंसर भी डिस्कस कर लूँगा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी अप्रोच में कहाँ मसला है और हम किस तरीके से पेपर को पास कर सकते हैं। सही है? तो जितने भी सवाल हैं उन सबको डिस्कस भी कर लेते हैं, उसके आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्लियर है? अच्छा चलें बच्चों, तो हमारे पास कोई लास्ट अटेम्प्ट में 7 से 8 सवाल आए थे। सबसे पहला सवाल हमारे पास था, योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन ट्रस्ट, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सही है? तो इसका मतलब है हमारे सिलेबस में
जो एनपीओ है वो यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है। अच्छा, द एनपीओ रिसीव्ड 80% of its funding, that is rupees 400 million from the government education grants, while the remaining 20% comes from tuition fees and private donation. Notably, 30 million in tuition fees remained uncollected at the year end. Recently, the company implemented a new financial information system. During the implementation of the system, 15 million in grants were identified as misallocated. Despite this implementation, the fees collection records at some schools still do not reconcile with the bank deposit, and handwritten correction were found on some of the donation receipt. Furthermore, the latest government funding report to be submitted by the company was delayed due to the implementation of the new system. Identify and discuss the audit risk in the above scenario. बच्चों ये सवाल 10 नंबर का है। सबसे पहले हम ये चेक कर लें, आप लोग जो किताब के ऊपर सवाल कर रहे हैं, क्या इसका आंसर आपको किसी किताब में मिल सकता है? क्या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने सारे के सारे ऑडिट रिस्क आपको बताए हुए? क्या स्टडी टैक्स में आपके पास सारे के सारे ऑडिट रिस्क कवर्ड है? सारे के सारे ऑडिट रिस्क। तो एक सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कि ये जो सवाल है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास किताब में स्टडी टैक्स भी होती और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता, तो क्या आपको किताब हेल्पफुल करती? तो इसका मतलब है चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करती है? सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है, तो अगर आपके सामने कोई भी सिनेरियो पेश किया जाए, तो आप उसके बेसिस पे उसको आंसर कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन बता सकते हैं। सही है, आप कॉन्सेप्ट्स में कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर एक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो एक चीज होती है कि जी आपको बोलना अच्छा आता है, लेकिन क्या आपको लिखना भी अच्छा आता है कि नहीं आता। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास ड्राफ्टिंग की, कि क्या आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट थी, क्या आपने उसको, आपको पता था कि पेपर में कब किस रिक्वायरमेंट में किस तरीके से चीज़ों को ड्राफ्ट करना होता है। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर मैं इसका आंसर आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बता दें बच्चों, कंपनी एक एनपीओ है और कंपनी को कितने परसेंट, 80% ऑफ इट्स फंडिंग जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट के एजुकेशन ग्रांट से। सही है, अगर एक कंपनी को 80% ग्रांट मिल रही है, तो जो पैसे मिल रहे हैं क्या वो इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता है? जल्दी से बता दें। अगर इसको ग्रांट मिल रही तो क्या वो, इसका मतलब है सर कहाँ पे रिस्क है हमारा, कहाँ पे रिस्क है? हमारे पास रिस्क है IAS 20 के हिसाब से कि जो गवर्नमेंट ग्रांट उसको मिल रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंडीशंस पूरी ना हुई हो और उसके बावजूद उसने गवर्नमेंट ग्रांट को इनकरेक्टली या इनएक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर लिया हो। समझ आती है बच्चों यहाँ तक बात? अच्छा, तो कुछ नहीं करा मैंने अभी तो एनपीओ देखा भी नहीं है। सही है, मैंने अभी तक एनपीओ देखा भी नहीं है, और बड़ा एक बेसिक सा मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इसका एक अच्छा आंसर था। While the remaining 20% comes from tuition fees and private donation. तो प्राइवेट डोनेशन भी इधर कवर्ड हो गई, चूंकि ग्रांट है हमारे पास, डोनेशन हमारे पास, प्राइवेट डोनेशन, उसके ऊपर भी कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर भी कंडीशंस हो सकती हैं। और ट्यूशन फीस, अच्छा मुझे बताएं जो हमारे पास ट्यूशन फीस होती है, तो मैं एक बच्चे से फीस लेता हूँ 100 रुपये, और 100 रुपये लेता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं तुम्हें पूरा साल पढ़ाऊंगा। सही है, तो क्या मैं 100 रुपये इसको आज रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? तो इसका मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का मसला नहीं है, यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला है, जो कि आपके पास IFRS 15 की बात करता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें, 30 मिलियन इन ट्यूशन फीस रिमेन अनकलेक्टेड एट द ईयर एंड। सही है, तो अगर आपके पास 30% ऑफ द ट्यूशन फीस अनकलेक्टेड है, तो इसका मतलब है किस चीज़ का रिस्क है भाई? IFRS 9 के हिसाब से बैड डेट एक्सपेंस। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? ज़बरदस्त। तो क्या अभी तक हमें कहीं एनपीओ दिखाए भाई? अभी तक हमें एनपीओ कुछ नहीं दिखाया। तो सिंपल बेसिक ऑडिट रिस्क का सवाल है, जो कि हमने बेतहाशा प्रैक्टिस करी हुई थी। सही है, बेतहाशा प्रैक्टिस करी थी। और अगर जो मैं अगली अप्रोच आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये हमारे पास जो एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन किट है, इसके अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक जा रहे हैं। इसमें से कोई एक सवाल भी कैफ का नहीं है, इसमें सारे के सारे सवाल दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज और CA फाइनल के। और अगर आप हर सवाल को देखें तो हर सवाल के अंदर हमारे पास कोई 4 रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट के अंदर मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये टोटल कुछ 200 से 250 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि ओवर द 6 मंथ्स, ओवर द 4 मंथ्स आपको एज अ मॉक, आपको एज अ क्विज दिया जाता है, और फिर इसके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किए जाते हैं, और फिर इसके स्मार्ट लेक्चर की वीडियो आपसे शेयर की जाती है। तो इसका मतलब अगर रिस्क जैसा सवाल है, तो सर इस किताब में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जितना मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, कंपनी ने एक न्यू सिस्टम आइडेंटिफाई किया, और न्यू सिस्टम आइडेंटिफाई करने से पता चला कि 15 मिलियन की जो ग्रांट है वो मिस एलोकेटेड है। जब वो मिस एलोकेटेड है, मतलब वो एक फला स्कूल में लगाने, तो वो फला स्कूल में नहीं लगाए, वो पैसे खर्च ही नहीं हुए, तो क्या ये इनकम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए?
क्या ये ग्रांट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? जल्दी से बता दे भाई। अच्छा, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन द फी कलेक्शन रिकॉर्डेड सम स्कूल स्टिल डू नॉट रिकंसाइल विद बैंक डिपॉजिट एंड हैंड रिटन करेक्शंस वर फाउंड ऑन सम डोनेशन रिसिप्ट। सही है, चीज़ें रिकंसाइल नहीं कर रही है, हाथों से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों किस चीज़ का रिस्क है? जल्दी से बता दें किस चीज़ का रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क है? तो अगर आपने फीस कलेक्शन रिकॉर्ड की भी है लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में आई नहीं रही है, जब बैंक से रिकंसाइल ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब पैसे आप शायद लेके चले गए। और हैंड करेक्शन की हुई ऊपर 1000 रुपये की डोनेशन आई है, आपने जीरो काट के 100 रुपये कर दिया है, तो इसका मतलब है कि जी यहाँ पे किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ की अलामत है? यहाँ पे अलामत है फ्रॉड की। फर्दर मोर द लेटेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय BEFAT was delayed due to the implementation of the FIS। अच्छा, ये जो कंपनी है इसको सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है भाई? मेरे बच्चों जल्दी से आ जाओ। ये जो कंपनी है उसको सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है मेरे बच्चों? इसको गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट हो गई अभी तक? अगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है तो गवर्नमेंट को गुस्सा आ सकता है। जब गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा और एक NPO है जो कि लाइसेंस बिजनेस होता है, तो गवर्नमेंट कल को क्या कर सकती है? आपकी फंडिंग बंद कर सकती है। और कल को जब वो आपकी फंडिंग बंद कर देगी तो फिर आपकी जो ग्रांट है वो कैंसिल हो जाएगी। और जब ग्रांट कैंसिल हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये जो कंपनी है, ये जो ट्रस्ट है, क्या ये सर्वाइव कर सकती है? जब ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जल्दी से बता दें। तो अगर आप मेरी बात सुने, अगर मेरी एक बात समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 अगर आप देखें तो एक चीज़ में हम कंक्लूड करते हैं कि यार इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास किताब हमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। क्वेश्चन 1 अगर आप देखें तो इसका आंसर आइज़ा 315 से भी है, इसका आंसर आइज़ा 240 से भी आया, इसका आंसर आइज़ा 570 से भी आया, और फिर मुझे थोड़ा बहुत NPO के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? 10 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मुझे 4 आइज़ाज उसको दिखाने थे। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? तो 10 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मुझे एग्जामिनर को बताना था कि मैं आपकी शरारतें समझ रहा हूँ, आपने जान जान के डोनेशन का वर्ड यूज़ किया, आपने जान जान के NPO का वर्ड यूज़ किया, ताकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ NPO और डोनेशन में रहे, और जो NPO और डोनेशन के रिस्क हमने रट्टे लगाए हुए थे वो किसी तरीके से वहाँ पर लिखने की कोशिश करें। जो सवाल में उसके अलावा एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको तो हमने यूज़ ही नहीं करा। 315 ऑडिट रिस्क है, आइज़ा 240 फ्रॉड रिस्क है, आइज़ा 570 गोइंग कंसर्न है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो अगर मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस करूं तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन ली है ना प्यारे बच्चों, जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है सवाल से उठाई है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सवाल से उठाई है और मैंने आगे उसके रिस्क लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ग्रांट रिसीव कर रही है प्लस 15 मिनट ग्रांट ऐसी है जो कि मिस एलोकेटेड हुई है। 2 रिस्क फैक्टर को मैंने मिलाया, मैंने कहा IAS 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन पूरी ना हुई हो। कंपनी ट्यूशन फीस रिसीव करती है, ट्यूशन फी रिसीव अगर करती है तो उसके बाद IFRS 15 ट्रिगर करता था, IFRS 15 के हिसाब से रेगुलरली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो। अच्छा, मैं आपके सामने एक और चीज़, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सामने एक और चीज़, ये हमारे पास आइज़ा 315 स्मार्ट हैंडआउट का आइज़ा 315 ऑडिट इसका एक स्मार्ट हैंडआउट है। अगर आप गौर से देखें इसको, अगर आप प्यारे बच्चों इसको बहुत गौर से देखें तो इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ें कवर्ड है। भाई कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में कोऑपरेट करती है? NPO। क्या उसके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है? हाँ, उसको रिपोर्ट सबमिट करवानी है। किसको रिपोर्ट सबमिट करवानी है? गवर्नमेंट को सबमिट करानी है। अच्छा, क्या उसके ऑपरेशंस क्या है? उसके ऑपरेशंस है कि वो ट्यूशन फीस प्रोवाइड करती है। वो ट्यूशन मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो उसके बाद ट्यूशन फीस आती है। मैं यूँ लिख देता हूँ कि एजुकेशन बैकग्राउंड में ये इसका ऑपरेशन है। सही है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस। कैसे फाइनेंस होती है भाई? जल्दी से बता दे कैसे फाइनेंस होती है, जल्दी से बता दे। गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू फाइनेंस होती है। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पे स्मार्ट हैंडआउट आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप सामने सामने देखें तो जो सवाल में लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और जैसे ही उसको यहाँ पे मैंने लिखा मेरे पास फौरन से रिस्क अराइज होना स्टार्ट हो गए। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है आप लोगों के? आप में से कितने बच्चे इसको NPO का सवाल समझे और NPO से रिलेटेड जो हमारे पास चीजें लिखी हुई होती हैं वहां से आंसर, वहां पे अपनी सोच को डाइवर्ट करने लग गए? बच्चों बिल्कुल ईमानदारी से देखें, जितना ऑनेस्टली हम डिस्कस करेंगे ना तभी हमें समझ में आएगा कि हमसे कहाँ गलती हुई। सही है। तो आप अपना माइंड कहाँ चले गए? एग्जामिनर ने आपको कहाँ डॉच किया? NPO। और आप कह NPO तो एक पेज का है और NPO में मैंने 8 से 10 रिस्क के रट्टे लगाए हुए। तो मैंने चूंकि 8 से 10 रिस्क के रट्टे लगाए हुए हैं तो वो मैं किसी तरीके से उसको वहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने वहां पे कंट्रोल का भी लिखा। सही है। मैंने वहां पे फजूल में गोइंग कंसर्न जो सवाल में लिखा हुआ है उसको नहीं पकड़ा, जो मैंने NPO का रट्टा लगाया हुआ था मैंने वो लिखने की कोशिश करी। क्या समझ आ रही है बच्चों बात? यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर जो बच्चा जो सिर्फ NPO लिख कर आ रहा है थोड़ा समझ में आ रहा है गलती कहाँ पे हो रही है? और ये अभी एक सवाल है। सही है, जो कि कंपैरेटिवली आसान सवाल था। अभी आगे सवाल में जाएंगे तो जो बच्चे किताब के ऊपर लड़ रहे हैं
कौन सी किताब से पढ़ें, वॉल्यूम 1 से पढ़ें, वॉल्यूम 2 से पढ़ें, स्मार्ट हैंड आउट पढ़ें, क्या वो चीज़ हमारे लिए क्वेश्चन 1 के लिए रेलिवेंट है? अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों तो फिर हम अच्छे से मूव कर सकेंगे। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मेट्रो टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। तो मतलब 10 नंबर में से जो बच्चा सिर्फ एनपीओ के ऊपर फोकस कर आया बच्चों, उसने, उसका मतलब उसने हार्डली 1-2 मार्क्स सिक्योर करे और 7-8 और 10-15 मिनट भी जाया करते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मेट्रो टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। द मैनेजमेंट ऑफ एमटीएल has provided your team a revenue schedule, the extract of which are as follows। सही है। अच्छा भाई, सवाल में आपको क्या दिया? सवाल में उसने आपको दिया कि लिस्ट एनी 8 substantive audit procedure that the audit team can perform on the above information। पहला सिनेरियो, कंपनी एक्सपोर्ट करती है एबीसी फैशन को और टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? पॉइंट इन टाइम, दैट इज शिपिंग। दूसरा रिटेल को करती है पॉइंट इन टाइम, दैट इज कैश सेल्स। तीसरा स्टाइल को करती है होलसेल है ओवर द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चौथा है एक्सपोर्ट करती है पॉइंट इन टाइम, दैट इज शिपिंग। एक चीज में और आप एग्री कर लेते हैं, एक चीज में और आप एग्री कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या ये चीज हमारे पास स्टडी टैक्स वगैरह में मौजूद है? तो उसने आपको रेवेन्यू के ऊपर इस तरीके से पॉइंट इन टाइम, शिपिंग, कैश सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट, इनके प्रोसीजर दिए हुए होंगे। बिल्कुल क्लियर बात करते हैं ना, बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। सही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास पेपर में किताब होती भी तो क्या आपके लिए कोई फायदेमंद होती? क्या सवाल को रेफर करने के लिए आपके पास किताब होती तो आपने जितनी भी क्रैमिंग की भी होती है, जितनी भी चीज़ें करी भी होती, तो क्या वो कोई चीज़ रेलिवेंट होती है आपके लिए? अगर आपने क्रैमिंग के ऊपर फोकस किया हुआ होगा तो होगा क्या कि जो आपको याद होगा ना, आप वही लिखने की वहां पे कोशिश करेंगे। इनफैक्ट जो सिनेरियो में दिया हुआ होगा उसको सोचने की सलाहियत आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो अगेन हमारे पास एक ऐसा सवाल आया है जिसपे अगर हम देखें तो हमारे पास ही चीज, लेकिन जिस बच्चे को प्रोसीजर्स के कॉन्सेप्ट पता होंगे, अगर उसने मेहनत कॉन्सेप्ट के ऊपर करी और उसके बाद उसने क्रैमिंग करी तो वो बच्चा पेपर पास कर सकता है। सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर मेहनत करी हुई, अगर आपको पता है कि कौन सा प्रोसीजर किस वजह से करते हैं और क्यों करते हैं, और अगर मेरे पास अब 10 सिनेरियो भी आ जाए, मैं 16 साल से ऑडिट फॉर्म में प्यारे बच्चों, मैंने कोई 3 से 4 कॉन्टिनेंट में ऑडिट किए हुए। ठीक है। तो इन सारे तो मैं कोई अपनी किताब लेके थोड़ी जाता हूँ, या मैं फला किताब लेके थोड़ी जाता हूँ, या मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लेके थोड़ी जाता हूँ। सही है। मैं करता क्या हूँ, मैं एक चीज सोचता हूँ कि यार अगर मैंने फला जगह पे एक चीज करी हुई है तो मैं दूसरी जगह पे उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा पर्पस क्या है। यहाँ तक बात समझ आती है? ये सवाल सबसे आसान था। इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ था? इसका आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। लेकिन हमारा बच्चा पेपर से पहले किस चीज़ पे कंफ्यूज होता है? हमारा बच्चा जो होता है वो पेपर से पहले कंफ्यूज होता है कि मैं वॉल्यूम 1 से पढ़ूं, कि वॉल्यूम 2 से पढ़ूं, कि स्टडी टैक्स से पढ़ूं, कि फला से पढ़ूं। अलबत्ता आंसर जो लिखा हुआ है वो आंसर सवाल में ही लिखा हुआ है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? तो जो प्रोसीजर्स अगर आप रट कर गए रेवेन्यू के, तो 10 प्रोसीजर रट कर गए होंगे आप, लेकिन वो 10 प्रोसीजर तो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं, और 10 में से कौन सा वाला लिखना है वो भी रेलिवेंट आपको नहीं पता होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये दूसरा सवाल है आपके पास 8 नंबर का। अगर मैं देखूं और मैं पहला सिनेरियो पकड़ूं तो मैं कहता हूं एबीसी फैशन क्या करती है भाई? एक्सपोर्ट करती है। कितना इनवॉइस अमाउंट है? 50। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना क्या है? 50। पेमेंट कितनी रिसीव्ड हुई है? 50। टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? मैं सब कुछ छुपा देता हूं, टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है भाई? टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? पॉइंट इन टाइम, दैट इज शिपिंग। पॉइंट इन टाइम, दैट इज शिपिंग। मुझे बताएं कंपनी कह रही है कि मैंने 50 रुपए का माल दे दिया है और जैसे ही मैंने माल को शिप कर दिया है कराची पोर्ट से, जहां ये माल शिप हो चुका है, जहां मैंने कराची पोर्ट में शिप में इस माल को रख दिया है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है और मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूं। मुझे आप बताएं, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में शिपिंग के वक्त कराची पोर्ट पर जब माल चढ़ेगा तभी जाके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी दोनों पार्टी इस चीज पे मुत्तफिक है, ये एग्री हो चुका है कि जहां माल कराची पोर्ट पे रखा जाएगा वहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जहां पे ये लिखा हुआ होगा? बच्चों सिंपल सी बात है, पता कैसे चले? कल को अगर शिप तबाह हो जाता है और आप एक बहुत बड़े लॉयर हैं और एक बहुत बड़े जज हैं और आपके सामने ये मामला लेके आया जाता है, तो आप इन दोनों पार्टी से क्या कहेंगे? मुझसे बताएं, आप इन दोनों पार्टी को क्या कहेंगे कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाओ जहां पे लिखा हुआ होगा कि यार ये चीज एग्री हुई थी आप दोनों के बीच। वो एग्रीमेंट कहां होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए कितना आसान है। इंस्पेक्ट द सेल्स एग्रीमेंट टू वेरीफाई या इवेल्युएट द टर्म्स एंड कंडीशन। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन? कि सेल्स कब रिकॉर्ड होगी, पॉइंट इन टाइम पे होगी या शिपिंग पे होगी। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा,
कंपनी कह रही है कि आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 को ऑडिट कर रहे हैं, और कंपनी कह रही है कि मैंने माल जो है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले शिप कर दिया है। ये कैसे पता चलेगा कि माल शिप हो चुका है बच्चों? ये कैसे पता चलेगा कि माल शिप हो गया? जल्दी से बता दें। ये रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ है 50 रुपये का, ये कैसे पता चलेगा कि माल जो है वो शिप हो चुका है प्यारे बच्चों? मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे गुड्स डिलीवरी नोट या शिपिंग गुड्स डिलीवरी नोट में ये नहीं लिखा होगा कि रिस्क कब ट्रांसफर होगा। गुड्स डिलीवरी नोट में ये लिखा होगा कि मैंने 5000 क्वांटिटी जो है वो आपको सप्लाई कर दी है। अगर गुड्स डिलीवरी नोट में डेट 31 दिसंबर 2024 से पहले की आ रही है तो क्या ये रेवेन्यू 2024 में रिकॉर्ड होना चाहिए प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद इनवॉइस की जो अमाउंट है 50 इनवॉइस। लेकिन बच्चों कंपनी कर क्या रही है? कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। जब कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब है जब मैंने एक्सपोर्ट करा होगा तो मैंने इसको सेल किस पे करी होगी बच्चों? यूएसडी में करी होगी, यूरो में। और जो मैं कंपनी है मेट्रो टेक्सटाइल लिमिटेड, यह कंपनी कहाँ पे? यह कंपनी पाकिस्तान में। तो इसने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करा होगा उसको किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई? वो किस पे रिकॉर्ड करी होगी? पीकेआर पे। तो इसका मतलब है ये जो रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है कि 50 रुपए का, ये एक और वजह से भी गलत हो सकता है। और वो किस वजह से गलत हो सकता है? अगर कंपनी ने एक्सचेंज रेट गलत ले लिया होगा। तो मैं आपसे कहने की बात ये कर रहा हूँ बच्चों, इस सवाल का जवाब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपके सामने एक और चीज डिस्कस कर लूं, बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है क्या? यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ आती है? दूसरा सवाल देखें, रिटेल आ रहा है, इनवॉइस अमाउंट 90 है, रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज किया है 90 का। अच्छा, मैं इसका आंसर आपके साथ पढ़ लूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि आगे वाले जो आंसर है ना मैं थोड़ा सा उसको कर लूँ। तो पहला सवाल जो एबीसी फैशन का था, इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट टू ट्रेस द सेलिंग प्राइस एंड इवेल्युएट द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, दैट इज एट द टाइम ऑफ शिपिंग। डन हो गया? इंस्पेक्ट द GDN टू इवेल्युएट व्हेन द गुड्स वर शिप्ड, दैट इज कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट से आपको पता चलेगा कि एग्रीमेंट में ये दोनों पार्टी ने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले जब एग्रीमेंट किया था तो इस बात पे एग्री कर गए थे कि भाई जैसे ही माल कराची पोर्ट पे लग दिया जाएगा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। तो आपने जाके पहले वो एग्रीमेंट देखा जिसमें लिखा था कि हाँ जी ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद आपने देखना है कि वाकई में माल ट्रांसफर हुआ भी है कि नहीं हुआ, रेवेन्यू अकट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने GDN देख लिया, फिर आपने इनवॉइस देखी। और इनवॉइस क्यों देखी? इनवॉइस के देखी कि भाई सही एक्सचेंज रेट कंपनी ने यूज करा है कि नहीं करा। क्या तक बात समझ आती है भाई? अब ये तीनों वर्ड्स अगर आप देखें तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये तीनों वर्ड्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों, सही है। लेकिन सवाल में लेकिन अगर इनका आपने रट्टे की तरफ फोकस किया होगा, तो थोड़ा सा पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको समझा होगा और समझने के बेसिस पे आपने उसको लिखा होगा तो फिर आपका पेपर बड़े आराम से पास हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या सवाल में कंप्लीटनेस का प्रोसीजर लिखने की जरूरत थी? क्या सवाल में सेल्स की कंप्लीटनेस का मसला है? सवाल में तो लिखा हुआ है सेल्स रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो अगर हो चुकी है तो क्या वो सेल्स अकर्ड भी हुई है कि नहीं अकर्ड हुई है? तो GDN देखना पड़ेगा। अगर क्या वो सेल्स सही एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई तो आपको इनवॉइस देखनी पड़ेगी। तो जिस बच्चे के पास अप्रोच क्लियर होगी वही पेपर को पास कर सकता है रादर देन। तो इस तरह तो अगर आप रेवेन्यू के ऊपर जाए तो रेवेन्यू के ऊपर 10,000 प्रोसीजर भी कम है बच्चों। अगर आप देखा तो किसी भी चीज के ऊपर आ सकता है सवाल। यहाँ तक बात समझ आती है? तो फोकस किस चीज के ऊपर करना है? फोकस हमने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के ऊपर करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तीसरी चीज हमारे पास है रिटेल। यहाँ पे भी कब हो रहा है? पॉइंट इन टाइम पे हो रहा है। लेकिन ये कौन सी सेल है प्यारे बच्चों? ये कैश सेल्स है। मतलब रिटेल आउटलेट है, कुछ कंपनी की टेक्सटाइल कंपनीज के रिटेल आउटलेट है और वहाँ पे कस्टमर जाता है, कोई कपड़ा पसंद करता है और कपड़ा पसंद करने के बाद वो खरीदता है, वहीं पे आपको कैश देता है या फिर ATM कार्ड से पेमेंट करता है और जाके चीज़ें उठा लेता है। बच्चों क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है? बच्चों दूसरे सिनेरियो में एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है? कस्टमर आता है, माल खरीदता है, उसी वक्त कपड़ा कोई पसंद करता है, शॉपिंग पे जो हम जाते हैं शॉपिंग में माल पसंद करता है। बच्चों यहाँ पे ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे? क्या यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर बन रहा होगा? आप सना सफीनास वगैरह से या JDOT से शॉपिंग करते हैं तो क्या आप पहले उसको परचेज ऑर्डर भेजते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ शॉपिंग करने? अच्छा, वो आपको वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिसिप्ट देता है। ऐसा ही है? जो उसकी इनवॉइस होती है, जो उसकी रिसिप्ट होती है, सही है, वो रिसिप्ट होती है। उस रिसिप्ट से पता चल जाएगा कि सामने वाले ने माल खरीदा है। लेकिन कंपनी रिसिप्ट 2 नंबरी बना सकती है। तो मैं मजीद इसको कहाँ पे ट्रेस कर सकता हूँ? प्यारे बच्चों, मैं बैंक स्टेटमेंट से कर सकता हूँ। लेकिन समझने की बात यह है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है वो 90 रुपये का हुआ है, जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है वो 60 रुपये की हुई है। तो बच कितना गया? रिसीवेबल में कितना आ रहा होगा बच्चों? रिसीवेबल में कितना आ रहा होगा? जल्दी से बता दें। 30 रुपये। सवाल में क्या वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे रेवेन्यू के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करके दें?
अच्छा, क्या सवाल में वो ये कह रहा है कि रिसीवेबल के ऊपर करके दें? लिस्ट एनी 8 substantive audit procedure that the audit team can perform on the above information। क्या सवाल में वो आपसे ये कह रहा है बच्चों कि मुझे आप रिसीवेबल के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करके दें? सवाल में वो कह रहा है अबव इंफॉर्मेशन। तो क्या अबव इंफॉर्मेशन में रिसीवेबल है? सवाल का आंसर सवाल में मौजूद है, किताब में मौजूद नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, जो आपकी अप्रोच का मसला है मैं वो ठीक करवा रहा हूं। ये 90 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, मुझे क्या देखने की जरूरत है? मुझे इसके ऊपर जो भी इनवॉइस या रिसिट होगी, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो कोई ना कोई आपको रिसिट मिलती है, मैं वो देख लूंगा। 60 रुपए रिसीव हो चुके हैं, इसको कहाँ से देख लूँ? मुझे 60 रुपए इसको, और जो बच गया 30 रुपए रिसीवेबल, इसको मैं क्या भेज दूँ? इसको मैं कंफर्मेशन ही भेज सकता हूँ, और उसके ऊपर सब्सिक्वेंट, आज पैसा नहीं मिला, सब्सिक्वेंट तो मिल सकता है। तो आंसर कहाँ मौजूद है? आंसर सवाल के अंदर मौजूद है। आप कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? आप उसको दूसरी जगह पे ढूंढ रहे होते हैं। तीसरा सवाल अगर हम पढ़ें तो होलसेलर है, 100 रुपए की इनवॉइस अमाउंट है, 60 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, डिफर्ड रेवेन्यू 40 रुपए है, पेमेंट भी 60 रुपए रिसीव हुई है, और यहाँ पे कब हो रहा है? ओवर द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू ओवर द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? जल्दी से बता दे बच्चों, कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू ओवर द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? बच्चों बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, जल्दी से बता दे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखो जिससे पता, बस जबरदस्त एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट जब आपने देखा तो कंपनी ने 60 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है। इनवॉइस अमाउंट कितनी है? इनवॉइस तो ये 100 रुपए कहाँ लिखी हुई आ रही होगी? इनवॉइस अमाउंट है तो ये कहाँ लिखी हुई आ रही होगी? जल्दी से बता दें। इनवॉइस। क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो करा है, क्या ये रेवेन्यू अकर्ड भी हुआ है कि नहीं हुआ? तो क्या देख लूं प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, क्या देख लूं, जल्दी से बता दें। और ये जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है इसको कहाँ पे देख लूं? फिर आखिरी चीज, टैक्स कॉर्पोरेशन यूरोप 25 पॉइंट इन टाइम दैट इज शिपिंग। ये भी पॉइंट इन टाइम दैट इज शिपिंग है, ये भी पॉइंट इन टाइम दैट इज शिपिंग है। और सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि इसने रेवेन्यू 25 रुपए का रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन अमाउंट कोई रिसीव नहीं हुई है। तो बस इसका रिसीवेबल कितना आ रहा होगा? 25। इसका मतलब है इसका और इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा सवाल, थोड़ा सा साफ पेज पे आते हैं। पॉइंट इन टाइम दैट इज शिपिंग, पॉइंट इन टाइम दैट इज शिपिंग। तो इसका मतलब है दोनों प्रोसीजर सेम रहेंगे। जो आप ऊपर लिख चुके हैं क्या वो रेलिवेंट होंगे यहाँ पे? जल्दी से बता दें यार बच्चों, सिर्फ अमाउंट ही चेंज है ना, प्रोसीजर तो मेरा सेम होगा ना। लेकिन बच्चों देखें, बच्चा मिस क्या कर देता है? बच्चा यहाँ मिस कर देता है, सेल हुई कब है, इनवॉइस डेट क्या है, आपका ईयर एंड क्या है, और ईयर एंड के आसपास जब सेल्स होती हैं तो कौन सी असेशन रेलिवेंट होती है? मेरा बच्चा समझ आ रहा है कहाँ गलतियां हो रही हैं? सबको याद था, सबने पढ़ा हुआ था, सबको याद था, सबने पढ़ा हुआ था। क्या यहाँ पे कट ऑफ का मसला है? नहीं। क्या यहाँ पे कट ऑफ का मसला है? नहीं। यहाँ पे किस चीज़ का मसला है? अकरेंस प्लस एक्यूरेसी। यहाँ पे किस चीज़ का मसला है? अकरेंस प्लस एक्यूरेसी। यहाँ पे किस चीज़ का मसला है? अकरेंस प्लस एक्यूरेसी। यहाँ पे किस चीज़ का मसला है? अकरेंस प्लस एक्यूरेसी प्लस कट ऑफ। कि 31 दिसंबर को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो रेवेन्यू है वो क्या पता आपने माल अगले दिन डिस्ट्रीब्यूट किया हो, इनवॉइस आपने पहले रिकॉर्ड कर ली हो। मेरे बच्चों समझ में आ रही है? तो इसका अगर हम आंसर देखें, एबीसी फैशन एग्रीमेंट आपने देख लिया, जीडीएन देख लिया, इनवॉइस देख ली। रिटेल डायरेक्ट में आपने कैश या सेल्स की रिसिप्ट देख ली ताकि पता चले गुड्स सोल्ड हुए। कैश और बैंक स्टेटमेंट देख ली ताकि पता चले अमाउंट रिसीव्ड हो गए। जो बच गया उसको कंफर्मेशन भेज दिया, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देख ली। स्टाइल पेमेंट इंस्पेक्ट एग्रीमेंट करा, इवैल्यूएट टर्म्स एंड कंडीशन, इंस्पेक्ट द जीडीएन, परफॉर्म रिकैलकुलेशन। बिकॉज 100 रुपए में से 60 का रिकॉग्नाइज कर रहा है, 40 रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो मतलब कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, तो एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा यहाँ पे रिकैलकुलेशन का। और टैक्स कॉर्प में इन एडिशन द प्रोसेस परफॉर्म अंडर एबीसी फैशन फॉलोइंग प्रोसेस शैल बी परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग। बच्चों के यहाँ पे बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार चीजें मेरे प्यारे बच्चों लिखी हुई हैं, सवाल के अंदर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने डिस्कस करा तो सवाल के अंदर आंसर मौजूद था। सही, सवाल के अंदर आंसर मौजूद थे। क्या सवाल के अंदर आंसर मौजूद थे? कि भाई फीस कलेक्ट नहीं हुई है, 30% फीस कलेक्ट नहीं हुई है, रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं कराई है, लेकिन 80% फंडिंग गवर्नमेंट से ही मिलती है। सही है, फंडिंग जब मिलती है तो गवर्नमेंट ग्रांट है। सही है, यहाँ तक बात समझ आती है? चीजें रिकंसाइल नहीं हो रही है, हैंड रिटन लिखा हुआ है, करेक्शन की गई है। बच्चों यहाँ तक मेरी बात समझ आती है? कुछ फायदा हो रहा है, कुछ गलतियां आइडेंटिफाई हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और सवाल आया, यू आर द ऑडिट सीनियर असाइंड टू द ऑडिट ऑफ ओमेगा लिमिटेड, अ मिड साइज रिटेल कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस यू ऑब्जर्व सेवरल मैटर्स व्हिच आर डिटेल्ड बिलो।
The bank reconciliation for the December 2024 shows an unexplained reconciling difference of 2.5 million, which remains unresolved. The finance manager suspect that this is due to the timing issue in recording transaction. हाँ भाई, can I state 3 audit procedures that should be performed to address each of the above matter non-number? हाँ भाई, एक बैंक रिकंसिलिएशन 2024 की और उसमें एक अनएक्सप्लेन्ड रिकंसिलिंग डिफरेंस आ रहा है 2.5 मिलियन का. The finance manager suspect that this is due to timing issue in recording transaction. हाँ बच्चों, इसका आंसर ये आसान सवाल था, मुश्किल सवाल था बच्चों. अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस या तो सेल्स की वजह से आ रहा होगा, या परचेज की वजह से आ रहा होगा, या एक्सपेंस की वजह से आ रहा होगा, या रिसीवेबल की वजह से आ रहा होगा, या पेबल की वजह से आ रहा होगा. ऐसा ही है ना भाई, बैंक क्रेडिट बैंक डेबिट तो नहीं होता ना. तो इसका मतलब है अगर एक बैंक में अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आ रहा है तो वो आ कहां से रहा होगा, वो इनमें से कहीं आ रहा होगा. तो क्या इसकी सपोर्ट देख लूं मैं भाई, क्या इन चीजों की सपोर्ट देख लूं? तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, मैं इन चीजों की सपोर्ट देख लेता हूं. फिर उसके बाद एक काम ये करता हूं कि आज एक डिफरेंस आ रहा है और मैनेजमेंट कह रही है टाइमिंग इशू है, तो क्या मैनेजमेंट की बात पे यकीन कर लूं? क्या इंक्वायरी अलोन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? नहीं सर. तो इस अगर टाइमिंग इशू है तो इसका मतलब है सब्सिक्वेंटली तो ये क्लियर हो जाना चाहिए. तो क्या इसकी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट या सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक कर लूं बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? और अगर ये वाकई में टाइमिंग इशू है तो मजीद इसको कॉरोबोरेट करने के लिए पिछले महीने की कुछ महीनों की बैंक रिकंसिलिएशन देख लो, ताकि पता चल जाए कि ये इसी महीने अराइज हुआ है या फिर इससे पहले से अराइज हुआ था. क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? द कैश बुक कंटेन्स चेक इशूड मोर देन 6 months ago that still remain outstanding. Some of these stale checks are related to supplier payments which have already been paid through alternative method. कैसे पता चलेगा कि चेक जो है वो 6 महीने पुराना है बच्चों? क्या तो मैं अगर मुझे डेट चेक करनी है तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट देखूं जिससे पता चल जाएगा कि चेक की डेट 6 महीने पुरानी है? बच्चों तला साहब कैसी बात कर रहे हैं यार. इनवॉइस से कैसे पता चलेगा कि चेक आपने 4 महीने पहले इशू करा है कि 5 महीने पहले इशू करा है? जीआरएन से कैसे पता चलेगा कि आपने चेक जो है वो 4 महीने पहले इशू करा है कि 5? ओ भाई चेक देखूंगा तो चेक से पता चलेगा ना कि चेक कब इशू करा है. कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? चेक इशू हो गया, आउटस्टैंडिंग है, तो बैंक स्टेटमेंट में तो आ ही नहीं रहा होगा. एक चेक इशू करा है जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब क्या आउटस्टैंडिंग का? क्लियर हो बच्चों? तो इसका मतलब है सबसे पहली चीज आप चेक देखेंगे, ताकि मैनेजमेंट जो आपसे दावा कर रही है कि भाई ये 6 महीने पुराने चेक है, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे ठीक है भाई मुझे चेक तो दिखाना जरा. जब आप चेक देखोगे चेक की डेट देखोगे, जब आपने चेक की डेट देखी, अगर वो चेक की डेट 30 जून 2024 से पहले की आ रही है, 30 जून 2024 के पहले की आ रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट का दावा बिल्कुल ठीक है. क्या क्लियर है? फिर मैनेजमेंट कह रही है कि भाई ये अमाउंट तो है हमने ऑल्टरनेटिव मेथड से पे कर दी है. तो अगर मैनेजमेंट आपसे कह रही है इसको पे कर दिया, इसको मैं कहां से देखूंगा बच्चों? जल्दी से बता दें. इसको मैं बैंक स्टेटमेंट से देख सकता हूं कि हमें क्या वाकई में सप्लायर को ये अमाउंट पे करी भी है कि नहीं करी. क्लियर है? और जब आपने ये एग्री कर लिया कि हाँ भाई अमाउंट पे हो गई है, तो फिर आप मैनेजमेंट को बोलेंगे जानी अब तुम जो ये बैंक में रिकंसाइलिंग आइटम दिखाए जा रहे हो बार बार, सही है, इसको अब तुम एडजस्ट कर दो, बिकॉज ये चेक तो अब बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, वाइड हो चुका है, तो ये खत्म हो जाएगा. तुम सप्लायर को पेमेंट भी कर चुके हो, तो अब इस आइटम को बैंक से तुम रिमूव कर दो. यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? आंसर जो है वो सवाल में ही लिखा हुआ होगा, आप कंफर्मेशन ही दे सकते हैं बिल्कुल. The petty cash ledger shows a balance of ₹0.5 million, but a physical cash count revealed a balance of ₹0.4 million. भाई कंपनी कह रही है कि मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो 0.5 मिलियन का है, लेजर ये कह रहा है, काउंट करें तो पता चला कि भाई 0.4 मिलियन है. बच्चा तो उसका मतलब है पैटी कैश है ना, पैटी कैश में एक ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके बाद पैटी कैश आपको मिला होगा, कुछ पैटी कैश आउट हुआ होगा और क्लोजिंग बैलेंस बना होगा. क्लोजिंग बैलेंस कितना बन रहा है? 0.4. एक्चुअल कैश कितना है? इन दोनों में से हक कौन सा है और सच कौन है? बच्चों एक्चुअल जो चीज मैंने काउंट करी वो 0.4 है, तो इसमें से हक और सच कौन सा है? हक और सच तो ये है कि भाई 0.4 है ना. मतलब गलती कहां पर है? बच्चों गलती यहां पर है. जब गलती लेजर में है तो एक तो ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है. ये दोनों बैलेंस किस वजह से चेंज होते हैं बच्चों? जल्दी से बता दें किस वजह से चेंज होते हैं. जो कैश आपने जमा करवाया होगा शायद वो आपने सही रिकॉर्ड नहीं करा होगा, कुछ पेमेंट जो आपने करी होगी उसको शायद गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी होगी, 11 लाख से करनी थी आपने 1 लाख से कर दी. बच्चों क्या बात समझ आती है? तो क्या इनमें से मैं कुछ सैंपल सेलेक्ट कर सकता हूँ? क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो इनमें से मैं कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा ताकि पता चल जाए कि 0.5 मिलियन सही है कि नहीं, और कहीं कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ है.
तो अगर आप इसके प्रॉपर आंसर देखें तो एक सिंपल सा आंसर है, इंस्पेक्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले का अगर बात करूं, चेक प्लस जीडीएन प्लस इनवॉइस टू इवैल्यूएट द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एजिंग ऑफ द रिकंसाइलिंग आइटम, इंस्पेक्ट द सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट द रिकंसाइलिंग डिफरेंस हैज बीन क्लियर्ड। दूसरा वाला, इंस्पेक्ट द चेक टू कंफर्म इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, inspect the alternative payment to ensure that the payment has been made, request management to update the cash book and payable ledger because अब payment हो चुकी है। सही है। तीसरा वाला, obtain the movement of petty cash, जो मैंने आपके सामने रखा, select samples and check support for cash in and cash out, inquire with the management of the reason for the differences। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन, तो अब तक हमने कितने मार्क्स कवर कर लिए भाई? अब तक हमने मार्क्स कवर करे 9 और 8 17 और 10 27 तक हमने 27 मार्क्स, 9 प्लस 8 प्लस 10 27। और अब तक हमें कोई किताब की या सीटेक्स की जरूरत है बच्चों? आ जाए एक और सवाल डिस्कस करते हैं 10 नंबर का, तो हम डायरेक्ट 37 पे पहुंच जाएंगे। सही है। यू आर द ऑडिट सीनियर असाइन टू द ऑडिट ऑफ CL, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट स्पेशलाइज इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ड्यूरिंग द ऑडिट यू रिव्यूड द अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट and noticed that one of the CL's customer, Aqua Limited, had been granted a credit period of 180 days, which is significantly longer than CL's standard credit term of 60 days for the other customers. Upon further investigation, you came to know that AL was added as a customer during this financial year. The total sales to AL amount to rupees 680 million. CL's sales director informed that AL is a reputable customer introduced by one of the director, and that the extended credit terms were provided to encourage the business growth. Moreover, he is confident that the AL settle its invoices on time. कितने नंबर का सवाल है भाई? 10 नंबर का। हाँ भाई, कहाँ से इसका आंसर? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी। हाँ, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में क्या भाई? न्यूली आइडेंटिफाइड। और 10 नंबर है भाई, आर्म्स लेंथ। बच्चों मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। इस सवाल को अगर आप देखें, इवेल्युएट द ट्रांजैक्शन विद AL एंड डिस्कस एनी 8 सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर दैट यू वुड परफॉर्म। सही है भाई। आप ऑडिट सीनियर है, एक ट्रांजैक्शन हुई है किसके साथ? एक्वा लिमिटेड के साथ। क्या एक्वा लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? यस, नो, पता नहीं। भाई यही चीज है ना ट्रांजैक्शन। अच्छा, क्या ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? यस, नो या पता नहीं? बच्चों ट्रांजैक्शन तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यस। लेकिन क्या ये कंपनी रिलेटेड पार्टी है? यस, नो या पता नहीं? ऐसा ही है ना भाई, सिंपल सिनेरियो है ना। सवाल में उसने आपको दिया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी है, सवाल में लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी है। नहीं सर, सवाल में तो नहीं लिखा हुआ कि रिलेटेड पार्टी है। तो बच्चों इसका मतलब है इसका आंसर किसी एक कॉन्सेप्ट से नहीं है, इसका आंसर 2-3 कॉन्सेप्ट से। ठीक है। अगर ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या इस पे मुझे आइजा कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है? यस सर, हेल्प कर सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं एग्रीमेंट देखूंगा टू इवेल्युएट बिजनेस रैशनल। याद आ रहा है? मैं एग्रीमेंट देखूंगा टू इवेल्युएट बिजनेस रैशनल, और इसके अलावा जो बिजनेस रैशनल से मैं इवेल्युएट करूंगा, बिजनेस रैशनल को चेक करूंगा कि क्या उसकी टर्म्स है। और मैं फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन है और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या वो कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। याद आ रहा है? मैं आपके सामने वापस एक काम करता हूं, हम आइजा की समरी में चलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसलिए मैं ये वाले प्रोसीजर तो परफॉर्म करूंगा। डन हो गया? ये तो लिखूंगा ना भाई कि बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करूंगा ना, ये काम तो करूंगा। उसके बाद क्या ये आरपी है या आरपी नहीं है? पता नहीं। क्या ये आरपी है, ये वाला केस अप्लाई हो रहा है? क्या आरपी नहीं है, ये वाला केस अप्लाई हो रहा है? बच्चों जल्दी से आ जाए। सर मुझे नहीं पता ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, ऐसा ही है सर। अगर मुझे नहीं पता रिलेटेड पार्टी है या नहीं, तो मैं ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं जिससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है? हाँ भाई, मैं ऐसे कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं जिससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है? जल्दी से बताएं मेरे बच्चों। क्या इन्वेस्टमेंट रिसर्च देखने की जरूरत है? कंप्लीटनेस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी। क्या मुझे इन्वेस्टमेंट रिसर्च देखने की जरूरत है? मेरे बच्चों, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझने की खुदा का वास्ते कोशिश करिएगा। क्या मुझे शेयर होल्डर रजिस्टर देखने की जरूरत है? सवाल में लिखा हुआ है बोर्ड के कहने पे, एक डायरेक्टर के कहने पे, तो क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या ये रेलिवेंट हो सकता है मेरे लिए? क्या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट, जो डायरेक्टर की तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जाता है कि मेरा इसके साथ इंटरेस्ट है, इसके साथ इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये? तो आपने बच्चे ने पेपर में ये भी लिख दिया, क्या ये 2 प्रोसेस रेलिवेंट है आपके लिए सवाल में? क्या सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये आपकी सब्सिडरी है या आपकी होल्डिंग कंपनी है? तो इसका मतलब है ऑडिट रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लूंगा। सही है?
मैं डायरेक्टर्स के जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं मैं उनको देख लूंगा। यहाँ पे स्मार्ट हैंड आउट हेल्प करते हैं प्यारे बच्चों, जब एक चीज वन पेज पे समराइज होगी तो आप सोच सकेंगे फौरन से। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ आ रही है। और अगर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद, अगर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद, नहीं फ्रॉड नहीं है ना भाई, फ्रॉड नहीं है। देखिए अनलेस सवाल में उसमें लिखा हुआ उसे छुपाया है आपसे तो आप कहेंगे ना फ्रॉड है। और अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आप कहते हैं कि हाँ जी ये रिलेटेड पार्टी है, तो फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा, कि एक ऐसी रिलेटेड पार्टी थी जो कि आपने आइडेंटिफाई करी, मैनेजमेंट ने आपको एज अ रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेट नहीं करी थी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। अच्छा एक चीज मैं आपसे कह दूं, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में क्या फर्क होता है। ये आइजा 550 रिलेटेड पार्टी का एक कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या लिखा हुआ है सवाल ये किताब में? आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। If the auditor identifies significant transaction outside the entity's normal course of business, कि अगर ऑडिटर को कोई significant transaction outside the normal course of business identify तो ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रैशनल, क्या मैंने अपने आंसर में ये चीज कवर कर ली है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच दिस हैव बीन एंटर्ड टू, एंड whether related parties could be involved। तो कैसे पता चलेगा कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? तो मुझे रिलेटेड पार्टी के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो वॉल्यूम 1 आपको जो होंगे वो डिटेल नोट्स होंगे, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पेपर कहीं से भी आए तो आपको पता हो कि यार इस तरह की चीजें मिस ना हो रही हो। प्लानिंग वाले नहीं आएंगे भाई, प्लानिंग वाले में तो आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। अरसलान साहब, प्लानिंग वाले तो इसलिए होता था कि रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आप तो परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो चुके हैं, आप तो रिलेटेड पार्टी के ऊपर काम कर रहे हैं मेरे भाई। बच्चों समझ आया? कितने बच्चों का ये सवाल गलत हुआ है? सवाल में रिलेटेड पार्टी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकती है। कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टी हो सकती है? रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के जो प्रोसीजर है वो लिखने होंगे। लेकिन क्या वो सारे के सारे लिखने होंगे? जो सवाल में रेलिवेंट है वो लिखना पड़ेगा, जो सवाल के एतबार से रेलिवेंट है वो लिखना पड़ेगा। क्या सारे के सारे लिख दूं? मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी लिख दूं, मैं शेयर होल्डर रजिस्टर भी लिख दूं, और फिर आरपी है तो इस चीज पे तो रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, जो ट्रांजैक्शन है वो तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जब वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इसका मतलब है इसके अगेंस्ट जो कुछ प्रोसीजर्स है मुझे वो मेंशन करने पड़ेंगे। बच्चों समझ आ रहा है? तो मुझे बताएं अब तक हम कहां पहुंच गए भाई? अब तक हम पहुंच गए कहां पे कि अब तक 37 मार्क्स के लिए आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा किताब की जरूरत थी। कि अगर मेरे पास किताब होती और मेरे पास रिलेटेड पार्टी का आइजा होता तो मैं अपना आंसर बिल्कुल सही लिख देता। मेरे पास होती किताब तो मैं रिस्क का आंसर बिल्कुल सही लिख देता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शुरू के 3 सवाल जो मैंने आपके साथ बैठ के डिस्कस करें बच्चों, उस 3 सवाल में अपने आंसर को, मेरे आंसर को और आगे की जो साइकिल है उसको समझने की कोशिश करें, तो आपके बहुत से सवाल क्लियर हो जाएंगे। और अगले 3-4 महीने अभी भी इसी बहस में अगर आप चलते रहेंगे, मैं कौन सी किताब से पढ़ूं, मैं कहां से याद करूं, मैं क्रैम करूं ना करूं, बिल्कुल करें, सब करें, लेकिन जो मेन चीज है उस पर तो फोकस रखें। अगर सवाल में आरपीपी की नहीं हुआ, सवाल में इसको लिखने की आपके पास वो सलाहियत ही नहीं है, तो फिर क्या मैटर ही नहीं करता कि आप याद कहां से कर रहे हो, कहां से याद नहीं कर रहे बच्चों। Upon further investigation, you came to know that AL was cited as a customer during this. The company sales director informed that इंक्वायरी हो चुकी है। सवाल तो पढ़े आप बच्चों, कुछ फायदा हो रहा है? 3 सवाल में डिस्कस कर रहे हैं और 37 मार्क्स का डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? और आगे भी यही है और पूरा पेपर यही है, और पेपर करते करते 37 से 47 पे चला जाएगा, 47 से 57 पे चला जाएगा, फिर 75 मार्क्स पे 80 मार्क्स पे आगे हम रुक जाएगा और हम कहेंगे सर किताब की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चले बच्चों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 9 नंबर का सवाल। Your firm is conducting internal control review for the Quick Buy Supermarket Limited, a national grocery chain with multiple locations. As part of the evaluation, your team visited several stores and reviewed key financial and operational process. Your team has made the following observation. At the checkout counters, cashier managed the cash register throughout the day and prepared the end of day reconciliation report which they submit directly to the accounts department. एक ही बंदा है, कैशियर मैनेजर है, वो कैश रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा है और वही रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बना रहा है। हाँ भाई, एक ही बंदा है जो कैश भी ले रहा है और कैश रिकंसिलिएशन रिपोर्ट भी बना रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द कंट्रोल डेफिशिएंसी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच डेफिशिएंसी, ऑल्सो रिकमेंड एनी 2 कंट्रोल टू मिटिगेट ईच कंट्रोल डेफिशिएंसी। एक कंट्रोल डेफिशिएंसी बताओ, फिर उसका रिस्क बताओ, और 2 मुझे उसके मिटिगेटिंग कंट्रोल बताओ। ये कंपैरेटिवली अगर बच्चे के कंट्रोल के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, सही है। और उसके बाद
क्या रिस्क हो सकता है कि अगर एक बंदा कैश पे बैठा हुआ है और वो कैश आपके पास कैश कलेक्ट भी कर रहा है और वही कैश रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बना रहा है, तो इसका मतलब है वो मिस एप्रोप्रिएशन एसेट, वो कैश चोरी कर सकता है। और मिटिगेटिंग कंट्रोल क्या होगा भाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, और अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर लेंगे उसके बावजूद दोनों बंदे भी मिल सकते हैं, बिकॉज कैश इतनी कुत्ती चीज है। तो इसके लिए दूसरा कंट्रोल क्या होगा, एक सरप्राइज कैश काउंट हो जाए बच्चों। इसी तरीके से द प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर प्लेसिंग द इन्वेंटरी ऑर्डर्स एंड अप्रूविंग सप्लाई इनवॉइस। ऑर्डर भी वो प्लेस कर रहा है और इनवॉइस भी वही अप्रूव कर रहा है। अगेन सेम मसला, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फ्रॉड हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाई प्राइसेस वगैरह पे हो सकती है, सप्लाई से सेटिंग कर सकता है और कहता है नहीं अप्रूव करता हूं तो चार्ज करता है, सही है। हाई प्राइसेस हो सकती है। कंट्रोल क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल होनी चाहिए। डन हो गया बच्चों। उसके बाद तीसरी चीज, द accountant can modify system generated invoice even after they have been recorded. This is usually done to rectify incorrect entries posted in the journal ledger. किस चीज का मसला है कि भाई वही बंदा जो सिस्टम में इनवॉइस जनरेट कर रहा है उसके पास ये राइट है कि उस सिस्टम में जाके एंट्रीज को सही कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसका मतलब है भाई कोई ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ही नहीं है, सही है, कोई ऑथराइजेशन अप्रूवल ही नहीं है, ना ही कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। भाई तुम सिस्टम में क्यों जा सकते हो, तुम आईटी वाले को बोलो, आईटी वाला भी सिस्टम में एंट्री नहीं करेगा, आईटी वाला कहेगा तुम्हारे हेड की अप्रूवल का है, अप्रूवल होगी, वो लॉग फाइल पूरी मेंटेन होगी, उसी के बाद वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता। तो ये कंपैरेटिवली एक आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन इसमें इसके आंसर में भी प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, इसका आंसर भी किसी किताब में नहीं है कि स्पेसिफिकली ये सिनेरियोज आपको कवर किए गए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये सिनेरियो आप मुझे कहीं दिखा दें किस इंडेक्स वगैरह में लिखा हुआ, तो जितना कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं, जितना चीज़ों की लॉजिक आपको पता है, उतना ज़्यादा आप अच्छा खेल सकते हैं पेपर में, अदरवाइज पेपर फेल ही होगा। Your firm is the external auditor of Fast Track Logistics Limited, a company that provides delivery service across Pakistan for the year ended 31 December 2024. The following information is available. पहला, revenue, receivable, cash, number of deliveries. सवाल की रिक्वायरमेंट है, discuss the fraud risk factor that are present in the above scenario. 8 नंबर, discuss the fraud risk factor प्यारे बच्चों। Discuss the fraud risk factor। जब आपने डिस्कस करना है fraud risk factor को, अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि इसकी ड्राफ्टिंग या इसके आंसर हमारे पास टेक्स्ट वगैरह में मौजूद है, बच्चों समझ आ रही है? डिस्कस करना है, सही है। डिस्कस करना है तो इसका मतलब है सवाल आपके सामने पेश किया गया है और उसके बेसिस पे आपने आप लिखना है। अब इसके अंदर सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था, द कंपनी हैज़ बीन फेसिंग इंटेंस कॉम्पिटिशन लीडिंग टू अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ऑफरिंग डिस्काउंट एंड एक्सपेंशन टू 3 न्यू रीजन्स। अगर सवाल में आपसे कह रहा है कंपनी हैज बीन फेसिंग इंटेंस कंपटीशन लीडिंग टू एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफरिंग डिस्काउंट एंड एक्सपेक्टेशन टू दिस इज 3 न्यू रीजन्स। प्यारे बच्चों, क्या इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है? क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है बच्चों? जल्दी छेती। कंपनी के पास इंसेंटिव या प्रेशर है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है, ऐसा ही है बच्चों? ऐसा ही है ना यार, हम आज 240 में चले जाते हैं, ये रहना इंसेंटिव और प्रेशर यार, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ऐसा ही है भाई बच्चों, ऐसा ही है ना मेरे बच्चों। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस सवाल में जो सबसे ट्रिकी पार्ट था ना, जो सबसे ट्रिकी पार्ट था वो ये था कि आप कहेंगे सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो आपने कहा भाई इंटेंस कंपटीशन है, अग्रेसिव ऑफरिंग डिस्काउंट है। जब कंपटीशन ज्यादा है और आप डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हो तो नॉर्मली आपका रेवेन्यू क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दें, नॉर्मली आपका रेवेन्यू क्या होना चाहिए? जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो आपका रेवेन्यू कम होना चाहिए, और आप डिस्काउंट भी ज़्यादा दे रहे हो तो इसकी वजह से भी आपका रेवेन्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन सवाल में अगर आप देखें तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, जल्दी से बता दें रेवेन्यू क्या हो रहा है। लेकिन सवाल में तो भाई रेवेन्यू बहुत ही बढ़ रहा है। इसको रेट से करते हैं भाई, रेवेन्यू तो बहुत ही बढ़ रहा है। अच्छा, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या रिसीवेबल भी आपका बढ़ रहा है? हाँ जी, रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। अच्छा भाई, रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है? रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है कितने से? सामने ताकि आपको कैलकुलेट भी यूज ना करना पड़े। रेवेन्यू आपका कितने से बढ़ रहा है? 50% से। भाई 50% से बढ़ रहा है ना, तो 600 का 50% कितना होता है? तो रेवेन्यू भी कितने से, रिसीवेबल भी कितने से बढ़ना चाहिए था? 300 से बढ़ना चाहिए था। रिसीवेबल कितना होना चाहिए था? जल्दी से बता दें। लेकिन रिसीवेबल है कितना? अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपका तो कैश भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या कैश बढ़ रहा है? तो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रिसीवेबल उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो कैश है वो तो बहुत ही कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? करें डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट आर प्रेजेंट इन द अबव सिनेरियो।
बच्चों ने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पकड़ी, इसको लिखा, इस इंफॉर्मेशन को इस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से कनेक्ट ही नहीं करा। प्लस नंबर ऑफ डिलीवरीज 10,000 पे आपका रेवेन्यू 3,000 था, तो 12,000 पे आपका रेवेन्यू कितना होना चाहिए था? 10,000 से 12,000 में कितने का डिफरेंस है? 20% का। तो आपका रेवेन्यू भी कितने परसेंट से इंक्रीज होना चाहिए था? 20% से इंक्रीज होना चाहिए था। आपका रेवेन्यू इंक्रीज कितने परसेंट से हो रहा है प्यारे बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर सिर्फ आइजा 240 से नहीं था, बल्कि आइजा 520 कह लें प्लस 315 कह लें, जहाँ पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? आप में से कितने लोगों ने ये कैलकुलेशन एग्जामिनर को शो करी थी और कितने ऐसे स्टूडेंट जो अनफॉर्चुनेटली इस कैलकुलेशन को शो नहीं कर सके? समझ आ रही है बच्चों कहाँ पे गलती हो रही है? मेरे प्यारे बच्चों, इस अंग्रेजी को मैथ्स के साथ कंपेयर करना था और फिर उसको आंसर लिख के देना था। अगर आप आइजा की समरी में भी जाएं, तो हमारे पास आइजा 240 फ्रॉड का जो 1 या 2 पेज हैंड आउट है हमारे पास, तो उसमें अगर आप देखें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, इंक्वायरी विद बोर्ड, इंक्वायरी विद इंटरनल ऑडिट, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, परफॉर्म द प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। यहाँ तक बात समझ आती है भाई? तो सवाल कहाँ से आया? सवाल यहाँ से आया, और बच्चे का फोकस सिर्फ कहाँ था? बच्चे का फोकस इस इंग्लिश के ऊपर था, जो उसने इंग्लिश वहाँ पे जाके लिख दी। मेरे बच्चों को समझ आ रही है कहाँ गलतियाँ हो रही है हमसे? और मैं पेपर से पहले भी आपसे कह रहा था कि जो मैंने आपको वॉइस नोट्स अपने ग्रुप में भी भेजे थे, मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था कि मेरा चैलेंज है आपको, आप एक बार सेशन अटेंड करें, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपसे गलती हो कहाँ रही है, अप्रोच में कहाँ फर्क है और किस तरीके से पेपर पास हो जाएगा आप इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी अगर अगले 3-4 महीने आप उन फजूल से सवालात पे अपने आप को लचते रहेंगे कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, कि मैं वहाँ से पढ़ूँ, कि मैं ये किताब रेफर करूँ, कि मैं वो किताब रेफर करूँ, कि मैं स्टेट एक्स देखूँ, कि मैं ये देखूँ, तो मैं आपको यही बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप वो रेफर कर भी लें, सब कुछ कर भी लें, पेपर जो आपके पास आ रहा है वो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल और सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है, और हमने सिर्फ अभी 1 घंटा ही डिस्कस करा है मेरे भाई, सिर्फ 1 घंटा डिस्कस करा है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? A major shareholder sold his shares before the year end due to dispute with the other shareholders. अगर दो शेयरहोल्डर, मैं आपको चैलेंज कर रहा था बेटा, मैं आपको ग्रुप में भी कह रहा था, हर जगह यही कह रहा था कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये 1-1.5 घंटा मुझे दे दे, आपकी जिंदगी में एक सुकून आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि गलती आपसे कहाँ पे हो रही है, गलती हमसे कहाँ पे हो रही है। खुदा का वास्ता है, मैं आपके करियर के लिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। फला बच्चा कैसे पास हुआ, उसकी स्ट्रेटेजी शायद आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी, सही है? उसने किस किताब से पढ़ा, उसने मुझसे पढ़ा, उसने मुझसे नहीं पढ़ा इसलिए पास हो गई, सारी चीज़ें रेलिवेंट नहीं है। आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपने उसको एनालाइज करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? सेशन के स्टार्ट में वही 2-3 घिसे पिटे सवाल ना बच्चों, सर बुक क्रैमिंग, ऐसा ही है, सर वॉल्यूम 1 से पढ़ें कि स्मार्ट हैंड आउट का रट्टा लगा लें, ये सवाल ना आपको लगता है ये सवाल अब रेलिवेंट है हमारे लिए? तो बच्चों बस ये अब एक मेजर शेयर होल्डर है जो कि उसने अपने शेयर्स बेच दिए बिफोर ईयर एंड ड्यू टू डिस्प्यूट विद द अदर शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है कंपनी में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब कंपनी में आपस में लड़ाई चली तो लड़ाई चली, इसका मतलब है कुछ गलत हुआ होगा ना, कुछ डिस्प्यूट, इसका मतलब कुछ किसी न किसी के साथ गलत हुआ होगा ना। डिस्प्यूट अगर है तो गलत हुआ होगा, जब गलत हुआ है तो उसका क्या कंपनी की एथिकल वैल्यूज अच्छी हैं? समरी को रेफर कर लें। द कंपनी सीएफओ रिजाइंड मिडवे थ्रू द ईयर एंड द पोजीशन रिमेन्स वेकेंट। कंपनी का सीएफओ ही नहीं है। अगर सीएफओ ही नहीं है तो क्या कंट्रोल की ओवरसाइट हो रही होगी भाई? क्या ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड हो रही होंगी भाई? जल्दी से बता दें। अगर कंट्रोल ओवरसाइट ही नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड ही नहीं हो रही, तो क्या कंपनी के पास या एम्प्लॉयज के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रॉड कर सकते हैं? तो अगेन 8 नंबर का सवाल, लेकिन इसमें से 3 से 4 मार्क्स किस चीज के थे? 3 से 4 मार्क्स थे एनालिटिकल प्रोसीजर के। समझ आ रही है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर का, इसका पार्ट बी 6 नंबर का 12 नंबर का सवाल है। योर फर्म इज द ऑडिट, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर प्रेजेंट अंडर योर कंसिडरेशन। Your firm is the auditor of Sugar Biscuits Limited for the year ended 31 दिसंबर 2024. During the audit, अच्छा एक ऊपर एक बच्चे ने कोई मैसेज किया था कि सर मेरा दोस्त था, उसने आपके सिर्फ स्मार्ट क्लासेस लिए प्रैक्टिस नहीं करी और वो पास हो गया। तो भाई खुदा का वास्ता है आप ये ना कंक्लूड कर लीजिएगा कि आप भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पास हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरे बात? मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये नहीं कि जी फला पास हो गया था बगैर प्रैक्टिस किए हुए, उसने स्मार्ट क्लासेस देख ली तो पास हो गया। भाई आप शायद पास ना हो सके, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप इस अप्रोच से पढ़िएगा। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शुगर बिस्किट्स लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024. ड्यूरिंग द ऑडिट योर टीम आइडेंटिफाइड दैट एसबीएल बैंक लोन्स वर ड्यू इन द लास्ट मंथ and the management has not provided any evidence of either the renewal of the existing agreement or the obtaining of the new one to cover this obligation.
Management has not yet provided a detailed restructuring plan or any survival projection to demonstrate how SBL will continue to operate in the foreseeable future. Management has expressed confidence in their ability to resolve the financial difficulties, yet they have not provided any evidence to support this claim. Evaluate each of the above independent situations and discuss the implication for the audit report. कह रहे इवेल्युएट भी करें और ऑडिट रिपोर्ट में इंप्लीकेशन बताएं, तो मतलब 3 नंबर इवेल्यूएशन के होंगे, 3 नंबर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन के होंगे। ऐसा ही होगा भाई, अगर आप सवाल को इवेल्युएट करें तो सवाल किस तरफ जा रहा है? गोइंग कंसर्न का हेड बिल्कुल जबरदस्त, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में क्या है? इवेल्युएट करें ना। इवेल्युएट में क्या लिखूं? गोइंग कंसर्न तो है, लेकिन इवेल्युएट में क्या लिखूं? कोवेनेंट ब्रीच आ रहा है, कंपनी के ऊपर इवेंट्स और कंडीशन है, ऐसा ही है भाई, कंपनी के ऊपर इवेंट्स और कंडीशन है, उस इवेंट्स और कंडीशन के ऊपर मैनेजमेंट का एक प्लान है जिसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर रही है कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट अप्रोप्रिएट है। लेकिन उस प्लान के ऊपर क्या, ये तो मैनेजमेंट है, क्या प्लान के ऊपर ऑडिटर के पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? क्या ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रहा है टू कंक्लूड दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है? नहीं। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जब मैं इवेल्युएट की बात करूंगा तो इवेल्युएट में मैं यहां तक लिखूंगा कि भाई मैनेजमेंट का ये प्लान है, मैनेजमेंट जो है वो ये कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैनेजमेंट के पास कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है जो कि वो ऑडिट से शेयर कर सके। देयरफॉर ऑडिटर ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और फिर मैं लिखूंगा रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। देयरफॉर उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ये होगी कि क्या गोइंग कंसर्न असेसमेंट अप्रोप्रिएट है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज क्या है प्यारे बच्चों, स्कोप लिमिटेशन है। इम्पैक्ट मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो डिस्क्लेमर। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास, क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करी है? यस, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करी। क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? यस, स्कोप लिमिटेशन। अगर इम्पैक्ट मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो डिस्क्लेमर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगेन ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अप्लाई करना था, आसान सवाल था, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भी स्टेट एक्स में लिखा हुआ होगा तो नहीं लिखा हुआ होगा। Your firm is the auditor of MedLife Pharmaceutical Limited for the year ended 31 December 2024. MPL maintain a significant stock of a particular over-the-counter medicine reported at a cost of rupees 150 million. In the FS, this medicine has been a major contributor to MPL's revenue of 1530 million and net profit of 306 million. The government has implemented a new regulation effective from 1st December 2024, which reclassified this medicine as a prescription-based drug. This change is expected to significantly reduce the demand for the product as it will no longer be easily available to customer without the prescription. It is estimated that 30% of the stock of MPL will not be saleable before its expiry date. Evaluate each of the above independent and discuss the। हाँ भाई, पार्ट बी में क्या है? हाँ भाई, पार्ट बी में क्या है बच्चों? पार्ट बी में आपके पास जो इवेल्युएट करने की बात है, तो आप कहेंगे कि भाई ईयर एंड से पहले एक रेगुलेशन चेंज आया है जिसकी वजह से कंपनी नहीं बेच सकेगी, तो इसका मतलब है कंपनी को इन्वेंट्री क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्ट इन्वेंट्री राइट ऑफ नहीं लिखना। जब वो आपसे कह रहे हैं इवेल्युएट कर रहे हो तो इन्वेंट्री राइट ऑफ से पहले भी कुछ लिखना होगा कि भाई रेगुलेशन में चेंज आया जिसकी वजह से मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसको मैं सेल नहीं कर सकूंगा और वो एक्सपायरी से पहले सारा का सारा नहीं बिक सकेगा, तभी मुझे इन्वेंट्री को आज राइट ऑफ करना पड़ेगा। या तो मैनेजमेंट राइट ऑफ करेगी या मैनेजमेंट राइट ऑफ नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट राइट ऑफ नहीं करती तो इसका मतलब है किसकी खिलाफ वर्जी कर रही है? ये IS2 की खिलाफ वर्जी कर रही है। अगर ये IS2 की खिलाफ वर्जी कर रही है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए हैं? नहीं सर बने हुए। अगर नहीं बने हुए तो इसका मतलब है आप क्वालिफाइड दे देंगे या डिस्क्लेमर दे देंगे, एडवर्स दे देंगे। सवाल में हम नंबर्स को देख लेंगे। लेकिन अगर इन्वेंट्री को मैनेजमेंट राइट ऑफ कर देती है तो हमने देखना कि क्या कंपनी लिस्टेड है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो इस मैटर को मैं कहाँ कम्युनिकेट करूँगा प्यारे बच्चों? इस मैटर को मैं कहाँ कम्युनिकेट करूँगा? फिर इस मैटर को मैं कैम में कम्युनिकेट करूँगा अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने चाह रहा हूँ। तो कंपैरेटिवली ये सवाल भी आसान था। इस सवाल के अंदर गोइंग कंसर्न नहीं था, तो आप में से अगर कोई बच्चा यहाँ पे गोइंग कंसर्न लिखकर आ गया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने बच्चों ने पार्ट बी में गलती से गोइंग कंसर्न लिख दिया? इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों गोइंग कंसर्न नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इस सवाल में गोइंग कंसर्न इसलिए नहीं है, आपका 1530 मिलियन का रेवेन्यू है, आपका 306 मिलियन का नेट प्रॉफिट है। 306 मिलियन में से आपके पास 30% स्टॉक नहीं बिक सकेगा। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ कितना है? आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 150 मिलियन का। 150 का 30% होता है 45 मिलियन। तो इससे आप लॉस में नहीं आओगे, प्लस आपका जो है आपका इससे रेवेन्यू कम होगा
लेकिन आपकी लाइन खत्म नहीं होगी। एक ड्रग है जो पहले आप कोई भी दुकानदार के पास जाए वो आपको बेच देगा, अब वो आपसे कहेगा भाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ, सही है। तो आपकी प्रोडक्ट लाइन खत्म नहीं हुई है। एक चीज जो 1 साल में बिकती थी अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में बिकेगी। और अब उसकी वजह से अगले साल में जाहिर सी बात है कंपनी उस प्रोडक्ट को कम बनाएगी या कंपनी उस प्रोडक्ट को कम सिक्योर करेगी ताकि उसके पास एक्सपायरी से पहले वो अपना सारा माल बेच दे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो गोइंग कंसर्न नहीं था मेरे प्यारे बच्चों इसमें। अगर लिस्टेड एंटिटी है तो कैम आएगा अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो कितने बच्चों ने यहाँ पे गोइंग कंसर्न लिख दिया? समझ आ रही है गलती प्यारे बच्चों? अगर मैं और देखूं तो ये 12 नंबर हो गए, 12, 8, 20 और 20 और 9 29 ऐड कर लें भाई, कितने हो गए बच्चों? ये हो गया नंबर। बच्चों क्या अब तक हमें कोई किताब की ज़रूरत पड़ी है? हार्डली आप 5-6 नंबर के लिए रिलेटेड पार्टी में 5-6 नंबर के लिए शायद पढ़ गई हो। लेकिन अगर आप देखें कि अब तक आपको कोई किताब की या कोई ऐसी चीज़ जो आपने क्रैम की हुई हो, आपको लगता है कि आपने क्रैम अच्छा किया होता तो शायद आप पास कर लेते हैं। बच्चों मैटर करता है कॉन्सेप्ट, मैटर करता है कि आपको लॉजिक पता है सारे प्रोसीजर की, मैटर करता है ड्राफ्टिंग, मैटर करता है लिंकिंग। आइजर 240 का सवाल एनालिटिकल प्रोसीजर से आया। पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश है ये एनपीओ से सिर्फ नहीं आया था, ये 315, 240, 570 से आया था। और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारे पास एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पूरे पेपर में अगर आप देखें तो एक ही सवाल आता है, इसमें 3-4 पार्ट्स आते हैं और सारी की सारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। और एक सवाल हमारे पास आया था 16 नंबर का सवाल कोड ऑफ एथिक्स से, और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, एक अच्छा सवाल। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? और कोड ऑफ एथिक्स में भी काफ़ी गलती है, कोड ऑफ एथिक्स में भी काफ़ी गलती है। अगर इस सवाल में आप देखें तो इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो क्लाइंट ने अर्ली अडॉप्ट कर दिया है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड का। फर्म के पास ट्रेनिंग नहीं है तो फर्म ने एक ट्रेनर को हायर किया। ट्रेनर कह रहा है मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा लेकिन मैं आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दूंगा, रियल वर्ल्ड सिनेरियो दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऑडिट टीम है, क्या ऑडिट टीम के पास कॉम्पिटेंसी है? वो कह रहा है इन द लाइट ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस द थ्रेट्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल अफेक्टेड बाय दिस थ्रेट, ऑल्सो इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। तो कह रहा है कि डिस्कस करो थ्रेट को। तो थ्रेट किस चीज़ का हो गया भाई? थ्रेट किस चीज़ का हो गया? थ्रेट हो गया भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और ये थ्रेट जाके किसको हिट करेगा? थ्रेट जाके हिट करेगा किसको? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को। और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? इसकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई होगी, बहुत हाई होगी। क्यों हाई होगी? इसलिए हाई होगी बिकॉज जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? अ लिस्टेड ऑयल एंड गैस कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी भी है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री भी है। तो अगर कॉम्पिटेंसी, और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, अगर कोई गलती आ गई तो उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अर्ली एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज में IS 8 वगैरह कुछ नहीं लिखना था, सही है। दूसरा थ्रेट, बंदा कह रहा है कि भाई मैं रियल लाइफ सिनेरियो करूंगा। तो जो ट्रेनर है क्या वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट है? बच्चों जो ट्रेनर है क्या वो एंगेजमेंट? उस ट्रेनर को आप अपने ऑडिट क्लाइंट की रियल लाइफ सिनेरियो बता रहे हो। कौन सा थ्रेट है? कौन सा प्रिंसिपल हिट हो सकता है? और क्या इसकी सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है प्यारे बच्चों? कंपनी लिस्टेड कंपनी और ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करती है। इसी तरीके से you are the audit engagement partner for the audit of Sportswear Limited, one of the most significant client of your firm. Company ratios 16% of the firm total audit revenue. 16% of the firm प्यारे बच्चों। क्या इसमें फीस साइज वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर एक ऑडिट क्लाइंट से आप सिग्निफिकेंट फीस ले रहे हैं तो ये थ्रेट क्रिएट हो जाएंगे। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म दैट द बोर्ड ऑफ एसडब्ल्यू वांट्स टू कंप्लीट द ऑडिट विद इन 1 month आफ्टर द ईयर एंड ही इंस्ट्रक्टेड यू टू कंप्लीट द ऑडिट विद इन दिस टाइमलाइन एज दिस वुड हेल्प अस मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, मुझे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फीस भी बहुत ज़्यादा है। क्या मेरा इंटरेस्ट है इस क्लाइंट पे? हाँ जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। क्या इससे मेरी इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड हो सकती है? क्या एक ऐसी चीज़ जो कि गलत हो और शायद मैं उसको आइडेंटिफाई ना कर सकूं, इसलिए आइडेंटिफाई ना कर सकूं बिकॉज मैंने उसको सही से ऑडिट नहीं करा। क्यों नहीं ऑडिट कर सका? बिकॉज मेरे ऊपर एक प्रेशर था। और क्यों प्रेशर था? बिकॉज वो कंपनी मुझे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। सिर्फ इसको थोड़ा सा प्रिसाइसली मैंने डिस्कस करा है इस चीज़ के लिए कि अगेन जो इसके अंदर 16 नंबर का इसने आईकैप कोड ऑफ एथिक्स आपसे पूछा है, जो सिनेरियो इसने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछे हैं, उसके ऊपर आपने जो एक्सप्लेन करना था वो एक्सप्लेनेशन में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती थी बच्चों। मैं 1 सेकंड के लिए आ जाऊँ। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आप देखें मेरे बच्चों तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास पार्ट डी पढ़े। 1 सेकंड। डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल। एक्सप्लेन व्हाट पोटेंशियल इशू कैन अराइज इफ रिटन प्रेशर आर ऑब्टेन्ड अर्ली। इसका आंसर आपको सी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। कहने को ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्या एग्री करते हो इस बात से? ये कहने को तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आया है, एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और जिस बच्चे ने लेक्चर तमीज से अटेंड करे होंगे उसको बाकायदा तौर पर मैंने एग्जाम्पल्स दी थी कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर एंड है 30, अगर आपका रिपोर्ट की डेट है 30 अप्रैल 2025
और 20 फरवरी को 2025 को मैनेजमेंट आपसे कहती है कि हमने आपको सारी की सारी फ्रॉड बता दी है, सारे के सारे फ्रॉड कम्युनिकेट कर दिए। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के दरमियान भी फ्रॉड हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो क्या आपने मैनेजमेंट से लिखवाया इस टाइम से लेकर इस टाइम तक? कल को वाकई में फ्रॉड होगा तो क्या आप ये वाला एविडेंस किसी के सामने पेश कर सकते हैं? वो कहेगा भाई डेट तो चेक कर, डेट 20 फरवरी को आ रही है और फ्रॉड जो हुआ है वो 20 मार्च को हुआ है, तुमने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे क्यों नहीं लिया? तो कहने को अगर ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखें तो ये थोड़े से खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं। इतने आसान क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे नॉर्मली नहीं पूछ रहा होता है। बच्चों थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। ये एक स्मार्ट प्लान है, सही है। अगर आपने ऑडिट का पर्चा पास करना है तो मेरा ख्याल से 70 से 80 आवर्स के कुछ लेक्चर्स होंगे और 40 से 50 घंटे आपने अपने हिसाब से मजीद प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये टोटल कुछ बनता है 130 घंटे। बहुत से ऐसे बच्चे जो कि मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। 130 घंटे आपके पास टाइम कितना बचा है भाई? आपके पास टाइम बचा है 4 महीने। तो हर महीने के कितने बन जाते हैं भाई? ये 32.5 घंटे। जब मंथली 32.5 घंटे बन रहे हैं तो हर वीक में आपने कितना पढ़ना होगा भाई? तो हर वीक आपने 9 घंटे पढ़ने होंगे बच्चों, ऐसा ही है। और जब वीक 9 घंटे पढ़ना है तो डेली बेसिस पे आपने 1 से 2 घंटा पढ़ना है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? एक दिन का भी अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, एक दिन का भी अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो आप समझ जाएं कि आप अपने पेपर में वापस फेल होने के करीब जा रहे हैं। तो ये प्लान रखो। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि जो हम स्मार्ट प्लान शायद बनाया भी है, जो स्मार्ट प्लान बनाया भी है वो हमने बनाया है इस बेसिस पे कि हम चाह रहे हैं कि जो कोर्स हो ना वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंप्लीट हो जाता है कि अगस्त में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो, ताकि अगले 30-40 घंटे जो आपने अपने हिसाब से देने या 50 घंटे अपने हिसाब से देने हो, वापस से एक बार पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, मजीद प्रैक्टिस करनी हो, खुद से प्रैक्टिस करनी हो, खुद से लिखना हो, तो वो पूरा अगस्त का महीना आपके पास हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? स्मार्ट क्लासेस बेस्ट है। मुझे एक और चीज़ बताएं, कुछ आप लोगों का फ़ायदा हुआ सेशन अटेंड करके? कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई प्यारे बच्चों? जो हम फजूल के क्वेश्चंस में आगे पीछे घूम रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम इस वजह से फेल हुए, वो कुछ अप्रोच आपकी क्लियर हुई कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए। मतलब जो चीज़ मैटर ही नहीं करती मेरे पास से फेल होने के लिए, मैं उसको क्यों कंसीडर करूँ? जो चीज़ मैटर करती है मैं उस पर गुम हो जाता हूँ, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करता। जो चीज़ मैटर नहीं करती या मैटर करती भी होगी तो 5, 10, 15, 20% करती होगी। जो 90% चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है मैं उससे डेविएट हो चुका हूँ और रिमेनिंग 10% पे फोकस करके अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बच्चों। बिल्कुल होगी। और जो मैंने 250 एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताए हैं, 200 से 250 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, उसके स्मार्ट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सारे स्मार्ट लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है इसलिए बिकॉज जैसे जैसे आप क्विज अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये शेयर भी कर देंगे मेरे भाई, आंसर भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। कुछ फायदा हुआ बच्चों? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज है, हो जाएगा, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा बच्चों। सेशन का कुछ फायदा हुआ आपको? सारा पोर्टल पे अवेलेबल है ना, अभी तो आपको बताया मैंने, हर चीज़ पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर आप ड्राइव लिंक में जाएंगे तो आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 सब अवेलेबल है। टेस्ट वगैरह हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं अभी, और ये अब तक जितने क्विज वगैरह हुए हैं उसके सॉल्यूशन, आंसर्स और वीडियोस, लेकिन ये सारे नहीं है, मजीद होंगे। मैं अपने पार्ट पे करवा चुका हूँ, जब जैसे आप अटेम्प्ट करते रहेंगे आपके सामने और मजीद पेश कर दिया जाएगा। वॉल्यूम 2 में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जो मैंने अलग से प्रैक्टिस किट आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ आपने वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मोर देन इनफ है। कोड ऑफ एथिक्स के अच्छे खासे सवाल जो एडिशनल प्रैक्टिस, कैफ के तो सारे कवर्ड है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में और कवर करा है। लाइव में रिवीजन और क्यूएनए सेशन लेता हूँ। सबसे पहले आपने लेक्चर, मैं आपकी आखिरी चीज़ डिस्कस कर लूँ आपसे, बस पे इसको कंक्लूड करते हैं। एक काम कर लें, बस बिल्कुल लास्ट बात है, अगर ये फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। सबसे पहला काम, वो बच्चा जो कि जिसकी सेकंड थर्ड टाइम है, सही है, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद अगला काम आपने ये करना है, जैसे आपने लेक्चर देखा आपने बुक रीड की, ठीक है। बुक रीड करने के बाद आपने उसका स्मार्ट हैंड आउट रीड किया। फिर उसके बाद चौथा काम आपने ये करना है कि आपने खुद से पूरा चैप्टर वापस से लिखना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जब आप खुद से लिख लेंगे तो पांचवा काम आपने ये करना है, पांचवा काम जो आप लेक्चर प्ले करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेक्चर होगा, वो ड्राफ्टिंग वाला लेक्चर नहीं होगा। जहाँ आपने पूरा एक बार खुद से लिख लिया, पांचवा काम आप ये करेंगे कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उसको अटैम्प्ट करेंगे। जब आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद जाके जो लेक्चर आपने पहले प्ले करा था कॉन्सेप्ट वाला, अब आप ड्राफ्टिंग वाला प्ले करेंगे और चेक करेंगे। तो अगर आप नोट करें तो जब आप लेक्चर प्ले करेंगे, बुक को रीड करेंगे, स्मार्ट हैंड आउट को रीड करेंगे और फिर खुद से लिखेंगे, जब आप खुद से लिखेंगे तो आपने कंपेयर करना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे आपको आपकी गलतियाँ थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई हो रही होंगी। फिर जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसको ड्राफ्टिंग से कंपेयर करेंगे और मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे तो आपको अगेन आप एक कंपेयर कर रहे होंगे कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। फिर जब इंशाल्लाह आप पेपर देने जाएंगे सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो। क्या क्लियर है बच्चों यहाँ तक सारे? चलें बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है हमारी।
थैंक यू सो मच बच्चों अटेंड करने के लिए सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप आप लोगों के लिए फ़ायदा रहा होगा ये सेशन।